शिक्षार्थ में स्वागत है आप सभी का। हम भारतीय मानसून पर चर्चा कर रहे थे और हेली का तापीय सिद्धांत हमने देख लिया था। आज हम इसके अगले सिद्धांत फ्लोन महोदय का सिद्धांत, जिसमें गतिक सिद्धांत भी कह देते हैं, द डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोन, जो उन्होंने 1951 में दिया था, इस पर चर्चा करेंगे। इन्होंने ITCZ विस्थापन के अनुसार अपना मानसून का सिद्धांत दिया, इसलिए इसे गतिक सिद्धांत कहते हैं। ITCZ की गति के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ITCZ क्या होता है इसे समझेंगे पहले, उसके बाद हम ये सिद्धांत को समझेंगे। अगर हम ITCZ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अगर हम बात करें, अगर मैप से समझें तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर ट्रेड विंड्स चलती हैं दोनों गोलार्धों में। 0 डिग्री के ऊपर नहीं, मतलब 0 डिग्री के ऊपर का मतलब ये हो जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे का मतलब दक्षिण गोलार्ध। ये समझना, ऊपर का मतलब ऊपर मत समझना। 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड्स चलती हैं 30 डिग्री तक, लगभग 30 से 35 डिग्री तक। ये ट्रेड विंड्स दोनों जहाँ पर आकर 0 डिग्री के पास आकर कन्वर्ज होती हैं, मतलब कन्वर्ज होकर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने का मतलब यहाँ पर वायुमंडल के ऊपर क्षोभमंडल तक जाती हैं उठ के यहाँ से। तो ये जो हवाएं जहाँ से कन्वर्ज होकर 0 डिग्री के आसपास का एरिया, जहाँ से ये दोनों, ये वाली ट्रेड विंड्स और ये वाली ट्रेड विंड्स आकर कन्वर्ज होकर ऊपर उठती हैं, उसी को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। समझ में आया होगा आपको। और ये कन्वर्जन जोन भी सूर्य की गति के अनुसार चेंज होता रहता है बाय द पेटू के साथ ही। जब 21 मार्च की डेट आपको जानकारी होगी, 21 मार्च को सूरज विषुवत रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर ये लंबवत चमकता है। तो ITCZ भी 0 डिग्री के पास ही बना हुआ होता है। यहाँ पर ये ट्रेड विंड्स आकर कन्वर्ज होकर ऊपर उठती हैं। 0 डिग्री के साथ ही ये ITCZ भी बना होता है। तो 0 डिग्री के पास वाला क्षेत्र जो होता है, जहाँ से ITCZ, जहाँ से ये हम देखें तो ट्रेड विंड्स आगे कन्वर्ज होकर ऊपर उठ जाती हैं, उसके बाद का एरिया यानी कि अमूमन 5 डिग्री से नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ एरिया लेकर चलते हैं। उसके बीच का क्षेत्र जो है वो शांत क्षेत्र होता है, जिसे डोल्ड्रम बोलते हैं। वहाँ पर इतनी हवाएं नहीं चल रही होती हैं, वीक पवन चलती हैं, जैसे पछुआ विषुवती पवन हल्की बहुत मात्रा में चलती है, इस तरीके से। बाकी पूरा शांत एरिया होता है, डोल्ड्रम बोलते हैं जिसे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ITCZ भी बाय द पेटू के साथ जो है, जैसे कि बाय द पेटू के साथ मतलब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन में जैसे बाय द पेटियाँ उत्तर और दक्षिण की तरफ मूव कर जाती हैं, वैसे ही ITCZ भी उत्तर और दक्षिण में मूव कर जाता है। तो हम अब अगर मैप में देखें तो समझेंगे इसे, फ्लोन महोदय के सिद्धांत को। तो 0 डिग्री कुछ यहाँ होगा, और अगर हम 21 मार्च की बात करें तो सूरज जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा। तो ITCZ भी इसके साथ ही कहीं बना होगा। तो ऊपर की जो व्यापारिक पवनें हैं और दक्षिण की व्यापारिक पवनें, वो यहाँ पर कन्वर्ज होकर, इस एरिया से कन्वर्ज होकर ऊपर की तरफ उठ रही होंगी, और यहाँ पर ये थोड़ा पछुआ पवन चल रही होगी, विषुवती पछुआ पवन हल्की बहुत मात्रा में। ये होगी 21 मार्च की स्थिति। अब हम बात करते हैं सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति। सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में क्या होगा, सूरज जो है जून के महीने में कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा अगर मान लें हम,
23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। तो जब सूरज उत्तरायण होगा तो यहाँ का ITCZ भी उत्तरायण हो जाएगा, और ITCZ भी उत्तरायण होकर ये कहीं ये जाएगा। मैं कुछ और पेन से बना दूँ, ये होगा अपना ITCZ। ITCZ हीट को टारगेट करता है, मतलब जहाँ ज़्यादा लो प्रेशर होगा, और मतलब लो प्रेशर मतलब जहाँ ज़्यादा हीट होगी, उष्ण होगा, वहाँ जाकर ITCZ पहुँच जाएगा। ये एरिया जो है थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल। तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी में हीट पैदा करता है, उष्ण क्षेत्र हो जाता है, ये शुष्क क्षेत्र उष्ण भी है। तो ये ITCZ को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। इसलिए भी कुछ जो हमारे भूगोल वेत्ता हैं वो थार मरुस्थल के ग्रीननेस को, ग्रीन जो कर रहे हैं हम थार मरुस्थल को, उसको प्रोटेस्ट करते हैं कि ना करें आप, इससे जो है भारतीय मानसून प्रभावित हो जाएगा। क्यों प्रभावित हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ITCZ फिर इतनी मजबूती से उत्तर दिशा में जो मतलब भारतीय क्षेत्र की तरफ नहीं अट्रैक्ट हो पाएगा। तो ITCZ को भारत की तरफ ढकेलने के लिए, आकर्षित करने के लिए थार मरुस्थल भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो ITCZ उत्तरायण की स्थिति में यहाँ कहीं से जाएगा, यानी कि उत्तर के मैदानों से। इससे होगा क्या, जब ITCZ होगा तो यहाँ की जो व्यापारिक पवनें हैं वो यहीं से ही कन्वर्ज होकर ऊपर चली जाएंगी, यहीं से ऊपर चली जाएंगी। लेकिन यहाँ की जो 0 डिग्री वाली से नीचे जो ट्रेड विंड जा रही हैं, ये ट्रेड विंड्स जो हैं अब 0 डिग्री को पास करके, क्योंकि ITCZ यहाँ पर है, तो ये ITCZ के क्षेत्र से ही कन्वर्ज होकर वायुमंडल की तरफ क्षोभमंडल बन जाएंगी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये 0 डिग्री को क्रॉस कर देंगी, और 0 डिग्री को क्रॉस करते ही कोरोलिस फोर्स का इन पर प्रभाव पड़ेगा, और ये हवाएं यहाँ ना जाकर अपने दाएं ओर मुड़ जाएंगी, और इस तरीके से ये फिर आगे बढ़ेंगी। यहाँ अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार में पहुँच के वर्षा करती हैं सबसे पहले, और यही जो है ये दक्षिण पश्चिम अपना मानसून है। और आगे ये बंगाल की खाड़ी पड़ जाएगा, बंगाल की खाड़ी से वर्षा लेंगी, बंगाल की खाड़ी से वर्षा लेने के बाद आगे म्यांमार वगैरह में वर्षा करते हुए, आगे हिमालय से टकराते हुए उत्तरी भारत की ओर चली जाएंगी। कुछ शाखाएं इधर से निकल जाएंगी, जिसे अरब सागर की शाखा बोल देते हैं। तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये चीज़ समझ में आई होगी जब ये उत्तरायण की स्थिति है। वहीं हम अगर दक्षिणायन की स्थिति में देखें, मैं कुछ साफ कर दूँ ये, तो दक्षिणायन की स्थिति में सूरज कर्क रेखा से भी नीचे चला जाता है। कर्क रेखा से नीचे कहीं 0 डिग्री, भूमध्य रेखा से भी नीचे हम 23.5 डिग्री साउथ में मान लें, मकर रेखा पे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा ITCZ भी दक्षिण की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना भारतीय क्षेत्र में इतना ये इस तरीके से हो जाता है। ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर स्थल भाग का अभाव है, कम पाया जाता है। महासागरीय भाग बहुत ज़्यादा है, और महासागरीय भाग अपनी विशिष्ट ऊष्मा के कारण जल्दी से जल्द ठंडे और गर्म नहीं होते हैं। तो वहाँ पर तापमान थोड़ा सामान्य बना रहता है, जिस कारण ITCZ भी अट्रैक्ट सही से नहीं हो पाता है, तो इतनी तीव्रता से दक्षिण की तरफ मूव नहीं करता है, थोड़ा बहुत ही मूव कर पाता है। तो ITCZ भी दक्षिण में होगा। इससे होगा क्या, इससे फिर पवनें जो हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से जो चल रही हैं ट्रेड विंड्स, वो ITCZ क्रॉस करके 0 डिग्री क्रॉस करके ITCZ में चली जाएंगी, यानी कि जो गर्मी में हो रहा था जाड़ों में, उसके विपरीत होने लगेगा। इसे लौटता हुआ मानसून बोल देते हैं। और यहाँ पर होगा क्या, जब ये अपने
जब ये दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी, 0 डिग्री को क्रॉस करके दक्षिणी गोलार्ध में ट्रेड विंड्स आ जाएंगी, तो ये अपने बाएं मुड़ जाएंगी। और इससे होगा क्या, आगे चलकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया में वर्षा कर देंगी, ऑस्ट्रेलिया में वर्षा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दिशा का परिवर्तन हो गया उत्तरायण, और जब सूरज दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन की स्थिति में ये कंडीशन बन जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये फ्लोन महोदय ने ITCZ के आधार पर इन्होंने भारतीय मानसून को परिभाषित करने का प्रयास किया था। और अगर हम इनके सिद्धांत की बात करें तो ये भी सूर्य की आभासी गति पर आधारित है, उत्तरायण और दक्षिणायन, क्योंकि ITCZ भी जो है सूरज की गति को ही बेस बनाता है। तो क्योंकि सूरज की आभासी गति निश्चित है उत्तरायण और दक्षिणायन, वही समस्या इनके में आई कि जब सूर्य की गति की दिशा निर्धारित है तो ये अनिश्चितताएं मानसून में क्यों पाई जाती हैं। मानसून में निरंतर अनियमितताएं हैं, उसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, लेट हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी आता ही नहीं है। तो इसके बारे में ये सिद्धांत नहीं बता पा रहा है, तो जिस कारण फ्लोन महोदय का सिद्धांत अधूरा माना जाता है। और इसके आधार पर फिर नवीन संकल्पनाएं आए, नए नए विचार आए, नए नए सिद्धांत आए इसकी व्याख्याओं को पूरा करने के लिए। तो ये सिद्धांत था फ्लोन महोदय का गतिक सिद्धांत, जो 1951 में दिया था। अब हम जानेंगे अगला सिद्धांत। हमारे 2 सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं, फ्लोन महोदय का सिद्धांत और हेली का सिद्धांत कंप्लीट हो गए। अब हम जानेंगे जेट स्ट्रीम का प्रभाव, मानसून में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान होता है। तो अब हम जेट स्ट्रीम थ्योरी के बारे में जानेंगे कि भारतीय मानसून पर जेट धारा कैसे प्रभाव डालती है। तो अब हम इसमें जेट धारा के बारे में नहीं जानेंगे कि जेट धारा की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या होती है जेट धारा। इतना बता दूं कि ऊपरी क्षोभ मंडल में, यानी कि स्थलीय हवाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्षोभ मंडल पे, यानी कि स्थलीय भाग से ऊपर की ओर, वायुमंडल में ऊपर की ओर क्षोभ मंडलीय भाग में चलती हैं हवाएं। अगर इसका अनुभव लेना है तो आपको हवाई जहाज की यात्रा करनी पड़ेगी, वहाँ पर इसका अनुभव हो जाएगा। भारतीय संदर्भ, मतलब भारतीय कह रहा हूँ, वो स्थलीय भाग पर इन हवाओं का कोई लेना देना नहीं होता है। तो जेट धाराएं की जन्म कैसा होता है, उत्पत्ति कैसा होती है, इसके बारे में नहीं जानेंगे। इसके बारे में कभी जेट धाराओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। लेकिन भारतीय मानसून को जो जेट स्ट्रीम प्रभावित करती हैं वो 2 जेट धाराएं हैं। पहली है उपोष्ण पछुआ जेट, इसे वेस्टर्ली जेट भी बोल देते हैं। दूसरी है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट, है ना, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड। ये 2 जेट धाराएं भारतीय मानसून के संदर्भ में अपना प्रभाव डालती हैं। अगर हम उपोष्ण पछुआ जेट की बात करें तो उपोष्ण पछुआ जेट दोनों गोलार्धों में, अगर हम इसे 0 डिग्री मान लें, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ऊपरी क्षोभ मंडल में अपनी गति करती हैं। और ये क्योंकि 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में अपनी गति करती हैं दोनों गोलार्धों में, 20 डिग्री से 40 डिग्री इनके बीच में ये अपनी चलती हैं ये जेट धाराएं। तो बायदा पेटियाँ जिस तरीके से उत्तरायण और दक्षिणायन जब सूरज होता है तो बायदा पेटियाँ ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती हैं, उसी आधार पर ये जेट धाराएं भी ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती हैं। तो अगर हम कंडीशन की बात करें तो जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण होने का भारतीय संदर्भ में देख लेते हैं, तो जब सूर्य उत्तरायण होगा, उत्तरायण होने में हम बात करें तो जून के महीने में सूरज जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा उत्तरायण की स्थिति में,
तो सूरज कहीं यहाँ कहीं होगा, तो वायुदाब पेटियाँ भी ऊपर की तरफ खिसक जाती हैं। इतना तो हमने आपको समझाया था। तो इस दौरान होगा क्या, ये तिब्बत का पठार है, यहाँ पर ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार का भी इसमें योगदान है, इसलिए तिब्बत का पठार मैंने लोकेट किया है। तो ये वायुदाब, ये जो जेट स्ट्रीम है वो यहाँ से बहेगी ऊपर, यह ग्रीष्म ऋतु में। ये जेट धारा उपोष्ण पछुआ जेट तिब्बत का पठार के ऊपर से जाएगी ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये उत्तरायण की स्थिति में है। और दक्षिणायन की स्थिति में क्या होगा, दक्षिणायन की स्थिति में सूर्य जो है वो यहाँ ना होकर, कर्क रेखा पर ना होकर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। जो 0 डिग्री यहाँ पर है उसके भी नीचे चला जाएगा, ये दक्षिणायन की स्थिति में। तो दक्षिणायन की स्थिति जब होगी तो वायुदाब पेटियाँ भी दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। जब वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी तो जो उपोष्ण पछुआ जेट है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और होगा क्या, ये शिफ्ट होगी तो आगे ये नीचे जब शिफ्ट हो जाएगी तो तिब्बत का पठार आता है, हिमालय आता है, ये इससे बढ़कर ये 2 भागों में चली जाएगी। एक तो उत्तरी मैदान की तरफ से निकल जाएगी और एक तिब्बत का पठार और हिमालय के दूसरी ऊपर की तरफ से निकल जाएगी, क्योंकि फिर आगे जाके ये आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वो उसे 2 भागों में बांट देता है जेट धारा को। तो एक उत्तर के मैदान से आएगी जब दक्षिणायन होगा सूर्य। दक्षिणायन कब होगा, शीत ऋतु में। उपोष्ण पछुआ जेट इस तरीके से मूव करेगी, उत्तर के मैदान में चली जाएगी। जब उत्तर के मैदान में उपोष्ण पछुआ जेट आ जाएगी तो ये अवरोध का काम करेगी, नीचे की हवा को ऊपर नहीं आने देगी। नीचे की हवा का मतलब स्थलीय हवाएं जो ऊपर की तरफ जाती हैं वो वहाँ पर अवरोध का काम करेगी। वैसे भी यहाँ पर जाड़ होंगे, ठंड का मौसम होगा, हवाएं जो हैं शुष्क होंगी और भारी होंगी क्योंकि ठंडक का मौसम है, नीचे बैठेंगी वैसे भी। और ऊपर से ये जेट स्ट्रीम भी यहाँ पर आ जाएगी तो और ज़्यादा यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट कर देगी। तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर बन जाएगा और अपेक्षाकृत यहाँ पर लो प्रेशर होगा ही समुद्र में, तो हवाएं फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेंगी। ये दक्षिणायन की स्थिति हो जाएगी। और उत्तरायण की स्थिति में क्या होगा, उत्तरायण की स्थिति में ये जब वायुदाब पेटियाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी तो ये जेट यहाँ से हटकर तिब्बत के पठार से ऊपर से यहाँ से बहने लगेगी। और गर्मी का मौसम होगा तो यहाँ पर वैसे भी उष्ण क्षेत्र, उष्ण हवाएं होंगी, तो यहाँ पर जब उष्ण हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो ऊपर यहाँ पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव हट जाएगा ऊपर से, क्योंकि जेट स्ट्रीम अब तिब्बत के ऊपर से बह रही है, तिब्बत के उत्तर से बह रही है। तो जब उत्तरी मैदान में यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा तो हवाएं तेज़ी से ऊपर जाएंगी और यहाँ क्षेत्र में लो प्रेशर बना देंगी। और यहाँ अपेक्षाकृत हाई प्रेशर होगा तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चली जाएंगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दूसरी जेट है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, ईस्टर्ली विंड। और ये टेम्परेरी, ये परमानेंट है, स्थायी जेट है, हमेशा रहती है। और ये पूर्वा जेट है, ये अस्थायी जेट है। ये सिर्फ ग्रीष्म काल के समय रहती है, ग्रीष्म काल के समय। जाड़ों के मौसम में ख़त्म हो जाती है। इसकी बात करें तो ग्रीष्म काल में होता क्या, तिब्बत का पठार जो है ऊंचाई पर है और ऊष्मन के कारण, यानी कि टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ से तेज़ी से हवाएं ऊपर उठती हैं। तेज़ी से ऊपर उठने का मतलब क्या, क्षोभ मंडल में हवाएं तेज़ी से जाती हैं। और यहाँ पर जो है अगर यहाँ लो प्रेशर होता है तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। अपोजिट होगा, वायुमंडल क्षोभ मंडल पर जो हवाएं ऊपर जाती हैं संवहनीय रूप में, तो नीचे अगर हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर, और नीचे लो प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर, यानी कि अपोजिट होगा। तो यहाँ से हवाएं जब नीचे ऊपर उठेंगी तो यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा और जहाँ ऊपर जाकर इकट्ठा होंगी वहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। और यहाँ से होता क्या, यहाँ से एक पूर्वा जेट का जन्म होता है और ये पूर्वा जेट हाई प्रेशर से ऊपरी वायुमंडल से ही
बहती हुई भारतीय क्षेत्र में आती है इस तरीके से, और आगे आकर ये 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए, ये पूर्वा जेट ही है। यहाँ कहीं मेडागास्कर है, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के आसपास उतरती है ग्रीष्मकाल में। और ग्रीष्मकाल में होता क्या है, उत्तरायण की स्थिति होती है, वायुदाब पेटियाँ उत्तर की तरफ शिफ्ट होती हैं। तो मेडागास्कर के समय जब ये हाई यहाँ पर नीचे उतरने का मतलब क्या, वायुमंडल ऊपर क्षोभमंडल से अब स्तरीय भाग की ओर या सागरी भाग की ओर नीचे बैठ जाती है आके, तो यहाँ अपेक्षाकृत हाई प्रेशर बना देती है ये पूर्वा जेट। और यहाँ से आपको पता ही है कि जब उत्तरायण की स्थिति है तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जा ही रहा है, 0 डिग्री को क्रॉस करके ट्रेड विंड्स उत्तरी गोलार्ध में जा रही हैं। तो ये हाई प्रेशर जो है इन दक्षिण पश्चिम मानसून वाली हवाओं को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है, और ये हवाएं फिर आगे दक्षिण पश्चिम मानसून को बहुत ही ज़्यादा पुश करती हैं। तो इसी योगदान है पूर्वा जेट का, समझ में आया होगा आपको। तो ये उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट की, तो पछुआ जेट जब उत्तरी मैदान में होती है और एक हिमालय के पर्वत से निकलती है, तो भूमध्य सागर में जो चक्रवाती हवाएं होती हैं, तो इन चक्रवातों के साथ ये हवाएं आगे बढ़ती हैं। ये जेट स्ट्रीम के साथ ये चक्रवाती हवाएं आगे बढ़ती हैं, और ठंड के मौसम में ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में वर्षा करती हैं। भूमध्य सागर में जो साइक्लोन बनते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो इस जेट स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ते हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा करती हैं। वो भी जाड़ों की वर्षा जो इसे बोल देते हैं, जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा बोलते हैं, वेस्टर्न टर्बुलेंस। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा जो बोलते हैं वो इन जेट स्ट्रीम के माध्यम से ही होती है। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इन्हीं जेट धाराओं के आधार पर इन्होंने जेट धारा सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। और उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट जो है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ही इसका बारे में पता चला था, जब यहाँ पर जो जापान पर हमला करके अमेरिकी जहाज जा रहे थे, तो ये इसी पछुआ जेट में फंस गए थे। तब जाकर ये उसी समय ये फिर पछुआ जेट के बारे में जानकारी मिली थी। और कोटेश्वर महोदय भारत में हैं, जिन्होंने इन जेट के आधार पर मानसून को समझाने का प्रयास किया है। कोई पूछेगा जेट स्ट्रीम धारा में, तो कोटेश्वर महोदय का नाम आप लेंगे। इन्होंने इसके आधार पर, जेट धाराओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। तो जेट धाराओं का क्या योगदान है, ये आपको समझ में आया होगा। और संयुक्त रूप से ये धाराएं, ये जेट धाराएं जो हैं कार्य करती हैं। कैसे कार्य करती हैं, आप एक रिदम देखिए इनमें, इन दोनों जेट धाराओं में। अगर हम उत्तरायण की बात करें, गर्मी पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर ग्रीष्मकाल है, ग्रीष्मकाल की बात करें, ग्रीष्मकाल में ये पूर्वा जेट जो है ये एक्टिव हो जाएगी। और जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा, दक्षिणायन होने के बाद, क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो यहाँ शीत ऋतु आनी प्रारंभ हो जाएगी। शीत ऋतु में ये जेट समाप्त हो जाएगी अपने आप ही, और यहाँ से शीत ऋतु में क्या चला जाएगा, और ये जेट आराम से आ जाएगी, पछुआ जेट। अब देख रहे हैं गर्मी में जैसे जैसे ये वो शीत ऋतु आती रही, वैसे वैसे पूर्वा जेट समाप्त होती रही, और पछुआ जेट ने अपना प्रभाव दे दिया और यहाँ पर हाई प्रेशर बना दिया। हाई प्रेशर को बस जनरेट कर दिया, और फिर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बनने लगी। आप देख रहे होंगे अब जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। ग्रीष्म ऋतु, तो जब सूरज उत्तरायण की स्थिति हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु में जैसे ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, वैसे ही ये पछुआ जेट खत्म हो जाएगी, और तिब्बत के ऊपर जो बहने वाली पूर्वा जेट अपना प्रभाव दे देगी। देख रहे हैं आप, एक रिदम बना हुआ है इन जेट धाराओं के। और ये जो जब ग्रीष्म ऋतु में यह पूर्वा जेट आएगी, तो पछुआ जेट ये ऊपर से चली जाएगी।
तो एक रिदम बना हुआ है मानसून को प्रभावित करने में पछुआ जेट और पूर्वा जेट का। तो इन्हीं जेट धाराओं का जो प्रभाव हमने देखा है भारतीय मानसून पर कैसे पड़ता है। और कोई योगदान की बात देखेंगे तो योगदान के लिए बारे में कोई पूछेगा तो कोटेश्वर महोदय का योगदान सर्वोपरि है जेट धाराओं को समझाने में मानसून के संदर्भ में। तो आज हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमारी 3 संकल्पनाएं पूरी हो गई हैं। जेट स्ट्रीम, हेली का, फ्लोन का और जेट स्ट्रीम धारा। अब एल नीनो और ला नीना का इफेक्ट देखेंगे, हिंद महासागर डायपोल और मैडम जूलियन इफेक्ट। और एल नीनो और ला नीना की वीडियो मैंने डाल रखी है पूरी की पूरी, जो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जाकर। तो एल नीनो और ला नीना का वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत जब बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन गहराई से समझने के लिए आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में एल नीनो और ला नीना के साथ।